हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके चैनल द फार्मा स्कॉलर पे। आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा चल रहा था एंटी फंगल ड्रग्स का। एंटी फंगल ड्रग्स का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था एंड फंगल सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। क्या है एंटी फंगल ड्रग्स? हमें पता है कि ऐसी ड्रग्स जो फंगस की इन्फेक्शन को इनहिबिट करती हैं। इसमें हमारी सबसे पहली क्लास क्या थी? पॉलीइंस एंटीबायोटिक्स। अब पॉलीइंस एंटीबायोटिक्स में ड्रग कौन सी थी? दैट इज द एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टैटिन। दीज टू ड्रग्स आर द मेन ड्रग्स ऑफ पॉलीइंस एंटीबायोटिक। अब मैकेनिज्म की बात आती है, यहाँ पे हमने लिखा भी है कि एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टैटिन आर द पॉलीइंस एंटीबायोटिक्स। अब मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये ड्रग्स हमारी फंगल इन्फेक्शन को रोक रही हैं। देखिए, मैंने आपको जब वो प्रीवियस वीडियो पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो फंगल सेल वॉल होती है, फंगल सेल मेम्ब्रेन, वो 4 मेन चीजों से मिलकर के बनी होती है। पहला होता है सबसे ऊपर मैनोप्रोटीन। यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे ऊपर जो होती है लेयर हमारी मैनोप्रोटीन होती है यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे होता है बीटा ग्लाइकन। बीटा ग्लाइकन, आप वो वीडियो मेरा देख लीजिएगा। तीसरी लेयर होती है काइटिन की। किसकी? काइटिन की। एंड फोर्थ लेयर होती है हमारी, दैट इज अ फॉस्फोलिपिड की होती है, ठीक है, जो हमारी नॉर्मल हमारे यूकैरियोटिक सेल की भी होती है। अब अंतर इसमें क्या होता है कि जो फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, इसमें ह्यूमन में तो स्टेरॉल पाया जाएगा, आप बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा, लेकिन जो फंगल सेल है उसमें पाया जाता है अर्गोस्टेरॉल। क्या पाया जाता है? अर्गोस्टेरॉल। ये कंपोनेंट पाया जाता है फंगल की सेल मेम्ब्रेन में, जो कि ह्यूमन के सेल से डिफर कर रहा है। ह्यूमन में क्या पाया जाता है? स्टेरॉल पाया जाता है, उससे क्या बनता है? कोलेस्ट्रॉल बनता है, ठीक है ना। एंड फंगी सेल में क्या पाया जाता है? अर्गोस्टेरॉल। ये डिफरेंस है। अब क्या करेगी जो हमारी ड्रग्स, अभी अर्गोस्टेरॉल क्या करती है? ये जो अर्गोस्टेरॉल, इसका काम क्या है? ये अर्गोस्टेरॉल फंगल सेल में प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगी, लिपिड्स का फॉर्मेशन करेगी, एंड आप एक तरह से बोल सकते हैं कि जो सेल है उसमें से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं ये अर्गोस्टेरॉल। अब किसी रीजन से, अब अगर ये अर्गोस्टेरॉल के बनने को रोक दिया जाए या अर्गोस्टेरॉल के बनने को बंद कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये अर्गोस्टेरॉल फंगल सेल में नहीं पाया जाएगा, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक पोर्स जनरेट होने लगेंगे। आप बोल सकते हैं पोर्स मतलब छेद होने लगेंगे, ठीक है, छन्नी में होता है ना, वैसे ही पोर्स क्रिएट हो जाएंगे स्पंज जैसे। अब वो पोर्स क्या करेंगे? वो पोर्स से जो अंदर का सेल कॉम्पोनेंट है वो लीक आउट होने लगेगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये एक सेल है, फंगी सेल है। अब इस फंगी सेल का ये सेल मेम्ब्रेन है, ये वाला सेक्शन, ठीक है ना। अब इस सेल मेम्ब्रेन में अगर होल्स हो जाएं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये अंदर जितना भी कंपोनेंट है ना सेल में, जितना भी कंपोनेंट है सेल में, ये सारा इस पोर्स के थ्रू लीक आउट हो जाएगा। और जब सारा पोर के थ्रू लीक आउट हो जाएगा तो सेल जिंदा नहीं बच पाएगी, सेल भी डेड हो जाएगी। ये एक तरीका हो सकता है हमारा फंगी सेल को डेड करने का या किल करने का। यही मैकेनिज्म पे हमारी जो हमारी एम्फोटेरिसिन बी है वो काम करती है, निस्टैटिन काम करती है। क्या करती है? एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टैटिन बाइंड टाइटली टू अर्गोस्टेरॉल। अर्गोस्टेरॉल से बाइंड हो जाएंगी। कहाँ पाया जाता है अर्गोस्टेरॉल? फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंगल, ठीक है, फंगस की सेल मेम्ब्रेन में अर्गोस्टेरॉल पाया जाता है। एंड एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टैटिन इसी अर्गोस्टेरॉल से जाकर के बाइंड हो जाएगा। अब ये अर्गोस्टेरॉल जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी फंगी की, उसमें पोर्स क्रिएट कर देगा, या बोल सकते कुछ होल्स क्रिएट कर देगा, तो फॉर्म पोर्स एंड चैनल इन द मेम्ब्रेन। इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स क्रिएट होने लगेंगे, दैट जिसकी वजह से परमिबिलिटी इंक्रीजेस एंड लीकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। परमिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज इजिली बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जा सकती है, दैट इज कॉल्ड परमिबिलिटी। ये जो ड्रग्स हैं ये परमिबिलिटी करती हैं, जिसकी वजह से जो अंदर का कंपोनेंट है वो बाहर लीक आउट हो जाएगा। जब अंदर का कंपोनेंट बाहर लीक आउट हो जाएगा तो सेल का कोई वजूद नहीं बचेगा। हम जो नेक्स्ट बात करेंगे हम, दैट इज हमारे आवर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं, ग्रीसियोफिल्विन नाम की ड्रग आती है। ग्रीसियोफिल्विन यूज की जाती है हमारे डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन में, यानी कि आप बोल सकते हो डर्मिस में इन्फेक्शन, स्किन की लेयर में क्या होती है? डर्मिस लेयर होती है। स्किन की लेयर, डर्मिस लेयर में जो इन्फेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन। उस कंडीशन में यूज होती है हमारी ग्रीसियोफिल्विन। एंड ग्रीसियोफिल्विन का मैकेनिज्म क्या है? हमारी सेल में जो फंगल सेल होती है, फंगल सेल में होते हैं माइटोटिक स्पिंडल। मैंने बताया था कि जो फंगल सेल है वो एक यूकैरियोटिक सेल है, एक कंप्लीट सेल है। तो इट मीन्स कि उसमें भी सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, इसलिए वो मल्टीप्लाई करती है, ग्रो करती है, इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। तो उसमें भी जैसे कि ह्यूमन सेल होती है, वैसे उसमें माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं कुछ इस तरीके से। मैं अगर इस तरीके से मान लीजिए ये सेल है, ये माइटोटिक स्पिंडल क्या करते हैं
कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको अपोजिट पोल में खींचते हैं। आपने अगर माइटोसिस पढ़ा हो, सो ये दोनों क्या है, हमारे माइटोटिक स्पिंडल्स हैं। ये माइटोटिक स्पिंडल्स क्रोमोसोम्स को अलग अलग पोर्शन में खींचते हैं ताकि जो सेल है वो बीच से डिवाइड होकर के एक सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो सके, ठीक है ना। सो अगर किसी रीजन से ये जो माइटोटिक स्पिंडल है इनको अरेस्ट या आप बोल सकते हैं इनका इनहिबिशन हो जाएगा ना, तो सेल डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाएगा फंगल सेल में। सो जो हमारी ग्लिसरफिल्विन ड्रग्स हैं दैट वो क्या करती हैं, दैट इंटरैक्ट विद द पॉलीमराइज माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करेंगी एंड देन माइक्रोट्यूब्यूल्स का इनहिबिशन कर देंगे, जिसकी वजह से फंगल सेल डिवीजन रुक जाता है। सो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, डिस्टर्ब द माइटोटिक स्पिंडल एंड स्पिंडल पॉइजन का मतलब है कि जो सेल डिवीजन है वो रुक गया। दस ग्लिसरफिल्विन इनहिबिट्स फंगल माइटोसिस मतलब फंगल सेल डिवीजन रुक गया, तो फंगल फर्दर इंफेक्शन स्प्रेड होने से रुक जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ ग्लिसरफिल्विन। अब अगर इसकी हम फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ग्लिसरफिल्विन का फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर थोड़ा सा अलग है। इसमें जो ड्रग है वो ओरली ली जाती है एंड साथ ही साथ ड्रग टेकन ओरली। दूसरी बात कि इसका जो एब्जॉर्प्शन है या आप बोल सकते हैं इस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी फूड के साथ बढ़ जाती है, यानी कि ये ड्रग जो एम्प्टी स्टमक काम नहीं करेगी, इसको जितना ज्यादा फूड हो या बोल सकते हैं कि फैटी फूड से इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, राइट। सो ऑलवेज बायो अवेलेबिलिटी is increased with food। अब अगर मैं इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करूं, क्या एडवर्स इफेक्ट है ग्लिसरफिल्विन का, तो पहली बात तो ये जो ड्रग्स है ये नेल्स में या एक तरह से बोल सकते हैं हमारी जितनी भी केराटिनाइज्ड सेल्स होती हैं लाइक नेल्स है, हेयर्स, इन सब में एक्यूमुलेट हो जाती है एंड ब्लैकनिंग करती है। तो जो लोग ग्लिसरफिल्विन का इंटेक करते हैं ना उनके नेल्स बहुत ब्लैक होने लगते हैं क्योंकि ग्लिसरफिल्विन एक्यूमुलेट होने लगती है केराटिनाइज्ड सेल्स मतलब जो हमारे नेल्स हैं, हेयर्स है, इन सब सेल्स में। ओके, सो एडवर्स इफेक्ट में क्या आएगा, दैट इज अ ब्लैकनिंग of nails, blurred vision, vertigo मतलब चक्कर आना, confusion, vomiting, ये तो नॉर्मल एडवर्स इफेक्ट, ठीक है ना। सो दीज आर द कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लिसरफिल्विन। सो ग्लिसरफिल्विन हमारी कौन सी ड्रग्स है, एंटी फंगल ड्रग है जो कि डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन में यूज की जाती है। इसका मैकेनिज्म क्या है, इंटरैक्ट विद द पॉलीमराइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल, जो हमारी फंगल सेल में ट्यूब्यूल्स होते हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करेगी एंड देन सेल डिवीजन को रोक देगी, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन फर्दर स्प्रेड होने से रुक जाएगा। ओके, एंड इसको हमेशा ओरली लिया जाता है, हमेशा ये जो है फूड के साथ ली जाने वाली ड्रग है जितना ज्यादा, क्योंकि ये फूड के साथ इसका एब्जॉर्प्शन बेटर हो सकता है, राइट। एंड अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ब्लैकनिंग करके नेल्स की ब्लड विजन करती है, कंफ्यूजन, वॉमिटिंग एंड वर्टिगो क्रिएट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी नेक्स्ट ड्रग दैट इज दैट इज एंटी मेटाबोलाइट क्लास की ड्रग फ्लूसाइटोसिन की। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी दैट इज एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट में जो हमारी मेन ड्रग है दैट इज फ्लूसाइटोसिन। अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना है, फ्लूसाइटोसिन इट इज द प्रोड्रग। प्रोड्रग कैसे, क्योंकि ये कन्वर्ट होती है एक्टिव फॉर्म में इनसाइड द फंगल सेल। फंगल सेल में जब जाएगी तो उसी के अंदर जो एंजाइम्स होंगे उन्हीं की प्रेजेंस में ये ड्रग कन्वर्ट होकर के एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी, इसीलिए इसका नाम है एंटी मेटाबोलाइट। यानी कि ये तब काम करेगी जब इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, यानी कन्वर्जन हो जाएगा इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में, राइट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी मेटाबोलाइट ड्रग। सो एंटी मेटाबोलाइट में ड्रग आती है हमारी दैट इज फ्लूसाइटोसिन एंड फ्लूसाइटोसिन इज अ प्रोड्रग। क्या है ये हमारी प्रोड्रग? इट इज टेकन अप बाय फंगल सेल एंड कन्वर्टेड इनटू द 5-फ्लोरोयूरेसिल। अब ये फंगल सेल फ्लूसाइटोसिन लेगी एंड उसको फिर कन्वर्ट करेगी किसमें, 5-फ्लोरोयूरेसिल। मतलब खुद ही बोल रही है कि आ बैल मुझे मार, यानी कि ये जो 5-फ्लोरोयूरेसिल है ये जब कन्वर्ट होगा, यानी कि ये जो फ्लूसाइटोसिन है ये फंगल सेल में ही कन्वर्ट होगा, किसमें से, फ्लूसाइटोसिन से 5-फ्लोरोयूरेसिल में। अब ये 5-फ्लोरोयूरेसिल क्या करेगा, दैट इंटरफेयर्स विद फंगल डीएनए। यही 5-फ्लोरोयूरेसिल फंगल सेल के डीएनए को इनहिबिट करेगा, यानी कि आप बोल सकते हो उसके डीएनए के मल्टीप्लिकेशन को रोक देगा। मल्टीप्लिकेशन रुकेगा डीएनए का अगर, तो सिंपल सी बात है कि सेल डिवीजन रुक जाएगा। देखिए सिंपल बात ये है हमारी,
किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी भी पैथोजन को किल करने के दो रास्ते हैं। या तो हम उसके डीएनए को डिस्टर्ब कर दें या उसके सेल डिवीजन को, जिससे उसका सेल डिवीजन ना हो पाए, या फिर उसकी जो मेन प्रोटीन है, जिस प्रोटीन से वो पूरी सेल चलती है ना, उस प्रोटीन के ही सोर्स को बंद कर दें। तो मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करते हैं कि जो डीएनए हो ना उसको डिस्टर्ब अगर कर देंगे तो जो सेल है वो डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि अगर डीएनए डैमेज हो गया तो सेल डिवाइड नहीं होगी, सेल डिवाइड नहीं होगी तो मल्टीप्लाई होगा कि वो स्प्रेड नहीं होगी, है ना, इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा। सो यहाँ पे जो हमारा फंगल डीएनए है उसका इनिबिशन हो जाएगा। एंड किस चीज का डीएनए में भी किसका इनिबिशन करते हैं, थाइमिडिलेट सिंथेटेज नाम का एंजाइम है। दिस एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय द 5-fluorouracil which is converted from the फ्लूसाइटोसिन। यहाँ मैंने लिखा भी है, जो फ्लूसाइटोसिन है ये हमारी क्या है, दैट इज अ प्रोड्रग, राइट। एंड ये प्रोड्रग कन्वर्ट होगी किसमें, एक्टिव ड्रग में। अब ये 5-fluorouracil एक मेटाबोलाइट है, ये किसको इनहिबिट करेगा, थाइमिडिलेट सिंथेटेज नाम के एंजाइम को, जिसकी वजह से जो फंगल का डीएनए है, डीएनए सिंथेसिस वो रुक जाएगा, राइट। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फ्लूसाइटोसिन। अच्छा, इसका एडवर्स इफेक्ट एक बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करती है ये ड्रग, दिस इनहिबिट द बोन मैरो सप्रेशन। ठीक है, ये ड्रग क्या करेगी, बोन मैरो सप्रेशन करेगी। इसका एडवर्स इफेक्ट है बोन मैरो सप्रेशन, राइट। बोन मैरो सप्रेशन से क्या होगा, एनीमिया होगा, एनीमिया होगा। यानी बोन मैरो हमारा कहाँ पाया जाता है, लॉन्ग बोन्स में। लॉन्ग बोन्स में जो जहाँ पे ब्लड सेल्स का या बाकी सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं बोन मैरो। एंड बोन मैरो में अगर बोन मैरो का सप्रेशन अगर होगा तो जाहिर सी बात है जिन सेल्स से आरबीसी सेल्स बनती हैं उनका फॉर्मेशन रुक जाएगा, दैट इज कॉल्ड एनीमिया, राइट। सो ये हमारा मैकेनिज्म था एंटी मेटाबोलाइट का। नेक्स्ट क्लास है हमारा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट एजोल। सो द नेक्स्ट क्लास इज एजोल्स। अब एजोल्स में मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, दो क्लास आती है, एक आती है हमारी इमिडाजोल्स एंड दूसरी आती है ट्रायाजोल्स। अब इस इमिडाजोल्स में बहुत सारी ड्रग्स थी, कीटोकोनाजोल, बहुत सारी ड्रग्स थी। मैंने यहाँ पे जो मेन ड्रग्स हैं सिर्फ उन्हीं का नाम मेंशन किया है। इट डजंट मीन कि सिर्फ एक ही ड्रग है, आप मेरा क्लासिफिकेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा। मैं कीटोकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल ये दोनों हमारी एजोल्स कैटेगरी की ही है, लेकिन ये दोनों की क्लास अलग अलग। अब क्लास अलग अलग क्यों है ये समझते हैं। पहली बात तो ये दोनों ड्रग ही स्ट्रक्चर में डिफरेंस है इनका, ठीक है, ये दोनों ही ड्रग स्ट्रक्चरली डिफर करती हैं एक दूसरे से, बट फिर सिमिलरिटी क्या है, दे बोथ एक्ट ऑन द सेम मैकेनिज्म। ये दोनों ड्रग्स जो है वो सेम मैकेनिज्म पे करती हैं। फिर फर्दर डिफरेंस क्या है, फर्दर डिफरेंस ये है कि ये ड्रग्स अलग अलग एडवर्स इफेक्ट देती हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि इनके जो इफेक्ट हैं या इनके जो एक्शंस हैं, इनके एडवर्स इफेक्ट हैं वो एक दूसरे से काफी अलग है, राइट। सो सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे मैकेनिज्म से कि जो एजोल्स है उनका मैकेनिज्म क्या है। देखिए सिंपल सी बात मैं अगर बताऊं, देखिए मैंने बताया था कि जो अर्गोस्टेरॉल है ये किसमें पाया जाता है, फंगल सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है ना। अब ये फंगल सेल मेम्ब्रेन में इस अर्गोस्टेरॉल का काम क्या है, जाहिर सी बात है जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं या आप बोल सकते हैं जैसे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, सेल वॉल बनाता है। सो हमारी बॉडी में क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, तो सेम वैसे ही ये अर्गोस्टेरॉल है, ये सेल के कई सारे फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। तो ये अर्गोस्टेरॉल ही किससे बनता है, लेकिन अर्गोस्टेरॉल फंगल सेल में बनता है लैनोस्टेरॉल से। किससे बनता है, लैनोस्टेरॉल कन्वर्ट होता है अर्गोस्टेरॉल में, एंड ये अर्गोस्टेरॉल किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा, 14 अल्फा डी मिथाइलेज। क्या है, 14 अल्फा डी मिथाइलेज। दिस इज द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लैनोस्टेरॉल इनटू अर्गोस्टेरॉल, राइट। एंड यहाँ पे कौन सी हमारी ड्रग्स काम करेंगी, एजोल्स। अब ये एजोल्स क्या करेंगे, ये जो एंजाइम है ना 14 अल्फा डी मिथाइलेज, इसी को इनहिबिट करेंगी एंड अर्गोस्टेरॉल की फॉर्मेशन को रोकेंगी। अब अर्गोस्टेरॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा सिंपली, तो जाहिर सी बात है कि जो फंगल सेल वॉल है उसमें अर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस ना होने की वजह से सेल क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पे मेन मैकेनिज्म क्या है कि जो एजोल्स हैं दैट इनहिबिट द 14 अल्फा डी मिथाइलेज। अब इतनी ये बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। फिर अंतर क्या है, यहाँ पे बहुत सारे अंतर है। मैं यहाँ पे एक टेबल बना रही हूँ जिसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारी इमिडाजोल्स हैं वो ट्रायाजोल से किस मैनर में डिफर करती हैं। हमने मैकेनिज्म देखा, मैकेनिज्म दोनों का सेम है, राइट। और यूजेस की बात करें तो ये हमारे जो कीटोकोनाजोल है, कैंडियासिस
ये जो हमारी कीटोकोनाजोल है ये यूज होती है कैंडिडियासिस में, डीप माइकोसिस में। वही हमारी जो फ्लूकोनाजोल है ये क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस यानी कि मेनिंजस में जो इन्फेक्शन हो जाता है क्रिप्टोकोकस की वजह से, उसी को बोलते हैं क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में, उसमें ये फ्लूकोनाजोल दी जाती है, राइट। अब बात करेंगे हम क्या डिफरेंस है हमारे इमिडाजोल ड्रग्स में एंड ट्राइजोल ड्रग्स में। So, what is the difference between the ketoconazole and fluconazole? Ketoconazole, it is a toxic antifungal drug. Toxic किससे ये ketoconazole. So, what is the difference between the ketoconazole and fluconazole? So, ketoconazole हमारी टॉक्सिक ड्रग है, बट हाँ जो हमारी एम्फोटेरिसिन बी है उससे लेस टॉक्सिक है, लेकिन बाकी जितने भी एंटी फंगल ड्रग्स हैं उन सब के कंपैरिजन में ये ज्यादा टॉक्सिक ड्रग मानी जाती है। कौन? कीटोकोनाजोल। ओके, नेक्स्ट बात है कि इट एब्जॉर्प्शन फेवर्स इन एसिडिक एनवायरनमेंट, यानी कि इसका एब्जॉर्प्शन एसिडिक एनवायरनमेंट में ज्यादा होता है। यानी कि अगर हम मान लीजिए कि इट मीन्स कि इसका एब्जॉर्प्शन स्टमक में ज्यादा होगा, राइट। सो एसिडिक एनवायरनमेंट फेवर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कीटोकोनाजोल। नेक्स्ट है इट्स बायो अवेलेबिलिटी इज रिड्यूस्ड बाय H2 ब्लॉकर्स, एंटासिड्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। जितने भी हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, H2 ब्लॉकर्स हैं, इन सब की वजह से इसके बायो अवेलेबिलिटी घट जाती है, बिकॉज इट इज अ एंजाइम इंड्यूसर। अगर आपको याद हो एंजाइम इंड्यूसर्स क्या होते हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एंजाइम्स को इंड्यूस करती हैं, लीवर के एंजाइम्स को इंड्यूस करेंगी। ये एंजाइम्स कौन से होते हैं? जो मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। तो अगर मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स ज्यादा इंड्यूस होंगे तो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि जो ड्रग है वो उसका जो अमाउंट है एब्जॉर्प्शन के लिए, आप बोल सकते हैं एक्शन के लिए, वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितना ही ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा उतना ही ज्यादा वो ड्रग जो है उसका जो एक्शन है वो कम होता जाएगा, राइट। सो ये जो ड्रग्स हैं इसकी बायोअवेलेबिलिटी को रिड्यूस करती हैं क्योंकि दीज ड्रग्स आर द एंजाइम इंड्यूसर। ओके, नेक्स्ट आता है कीटोकोनाजोल रिड्यूसेस एड्रिनल कॉर्टिकल स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरॉन एंड कॉज गायनेकोमास्टिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कीटोकोनाजोल है, जितने भी मेल हार्मोन्स होते हैं, इवन फीमेल हार्मोन भी, इनके लेवल को रिड्यूस करती है, या आप ये बोल सकते हैं इनके सिंथेसिस को रिड्यूस करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे फ्लूकोनाजोल, जो कि हमारी क्या है, एक ट्राइजोल है। ये हमारी यूज होती है टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द आई में किसी तरह का अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए फ्लूकोनाजोल यूज की जा सकती है। दूसरी बात कि इस ड्रग को एक्ट करने के लिए कोई भी एसिडिक या फूड एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, या बोल सकते हैं कि फूड एंड एसिडिक एनवायरनमेंट इसकी बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। सो फूड एंड एसिडिक एनवायरनमेंट डज नॉट अफेक्ट इट्स बायो अवेलेबिलिटी। थर्ड क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट फ्लूकोनाजोल इज कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ टेराटोजेनिक इफेक्ट। जो फ्लूकोनाजोल है उसको प्रेगनेंसी में नहीं दिया जा सकता, इट इज कंट्राइंडिकेटेड। कंट्राइंडिकेट मतलब दिया ही नहीं जा सकता, कोई और एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सो कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द टेराटोजेनिक इफेक्ट। अभी टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है? टेराटोजेनिक इफेक्ट है कि जो इमेच्योर बेबीज होते हैं, आप बोल सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका जो फीटस होगा जब वो बॉर्न होगा तो वो एक बोल सकते हैं कि अनडेवलप्ड पार्ट्स हो सकते हैं, उसके जो हैंड लिम्स हैं, फोर लिम्स हैं, वो अंडर या अनडेवलप्ड होंगे, उसी को हम बोलते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट। यानी कि हाथ नहीं बना होगा, पैर नहीं बना होगा, बॉडी के कुछ पार्ट्स जो है वो बन नहीं पाए होंगे, उसी को बोलते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट। अच्छा, टेराटोजेनिक इफेक्ट और अभी कहाँ भी हमको देखने को मिलता है, जब हिरोशिमा एंड नागासाकी में बॉम्ब गिरा था तो उस वजह से भी जो कई सारी जो अपकमिंग पीढ़ी थी वो भी टेराटोजेनिक इफेक्ट से सफर कर रही थी, राइट। सो टेराटोजेनिक इफेक्ट इज seen when the pregnant lady is taken the fluconazole. Okay, next आता है, it does not inhibit the steroid synthesis, does not have anti androgenic effect। यानी कि जैसे कीटोकोनाजोल हमारी क्या एड्रेनर्जिक, अब जैसे कीटोकोनाजोल हमारी क्या एंड्रोजेनिक इफेक्ट दे रही है, यानी कि ये जो हमारे एंड्रोजेंस की प्रोडक्शन है उनको रिड्यूस कर रही है, तो ऐसा फ्लूकोनाजोल नहीं करती है। ये कोई भी स्टेरॉइड सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करती है, कोई भी एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट नहीं देती। ये जो ड्रग है हमारी एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट देती है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स के जो यानी कि अब उसके स्टेरॉइड्स के फॉर्मेशन को रिड्यूस करती है, गायनेकोमास्टिया करती है, लेकिन फ्लूकोनाजोल ऐसा नहीं करती है, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द एंटी फंगल ड्रग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम किस पे पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। एंड आपको आज का टॉपिक कैसा लगा, कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक